जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। अंबिकापुर से पहली बड़ी खबर, जहां सिलेंडर में विस्फोट होने की वजह से 33 स्कूली बच्चे घायल हो गए। विवेकानंद स्कूल में एयर बलून में गैस भरने के दौरान ये हादसा हुआ, जहाँ 3 के हालात गंभीर बने हुए हैं। अंबिकापुर में कलेक्ट्रेट चौक स्थित विवेकानंद स्कूल परिसर में एयर बलून में हीलियम गैस भरने के दौरान सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इसकी चपेट में आने की वजह से 33 स्कूली बच्चे घायल हो गए। गैस भर रहे आधा दर्जन से ज़्यादा लोग भी इसकी चपेट में आ गए। धमाके के बाद सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां हादसा गुरुवार दोपहर तकरीबन 2:15 बजे की है। दशहरे की तैयारी के लिए स्कूल के खेल मैदान में हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता एयर बलून फुलाने पहुंचे थे। दोपहर 2 बजे स्कूल का लंच टाइम होने की वजह से बच्चे भी प्लेग्राउंड पहुंचे थे और कुछ बच्चे उत्सुकतावश एयर बलून देखने के लिए खड़े हो गए थे, जहां बच्चे इसकी चपेट में आ गए। रायपुर में जोरदार बारिश के बाद धूप निकलती नजर आई, जहां दोपहर में अचानक मौसम बदला। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई तो कुछ इलाकों में जोरदार धूप देखने को मिली। दरअसल छत्तीसगढ़ में मानसून पर ब्रेक लगने के बीच बीते दिन अचानक मौसम में बदलाव नजर आया, जहां दोपहर 3 बजे बाद धूप निकलती रही तो इसके बाद राजधानी के कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश भी हुई। थोड़ी देर बाद धूप भी निकल आई और ऐसे में मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बारिश की संभावना नहीं थी। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने और स्थानीय असर के चलते ये बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया है कि मानसून होने का कोई सिस्टम अभी एक्टिव नहीं था। ये बारिश संवहन के कारण हो रही है। लगातार तापमान बढ़ने की वजह से हवा ऊपर उठती है, जिससे बादल बने और बारिश हो गई। इसमें बादलों की गर्जना नहीं होती। दूसरी तरफ प्रदेश का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तिल्दा में दिन का पारा 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं नारायणपुर में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, जांजगीर और रायगढ़ जिले में भी तापमान 35 डिग्री के पार चला गया है। दिवाली से पहले 4% DA बढ़ोतरी का तोहफा सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां केंद्र सरकार दिवाली से पहले 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि कर सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार जल्द ही पेंशनर्स और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से जुड़ा एक बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अटकलें अब तेज हो गई हैं। इसकी घोषणा इसी माह की जा सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से DA में 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे DA मौजूदा 42% से बढ़कर 46% हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की ओर से ही किया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के अधीन रहने वाला है। अभी किसी की बेसिक सैलरी अगर मान के चले 18,000 है, तो प्रति महीना 42% DA के हिसाब से उसे हर महीने DA के तौर पर 7,560 रुपये मिल रहे हैं। और अगर DA बढ़कर 46% हो जाता है तो इसकी रकम 8,280 रुपये हो जाएगी, यानी सैलरी में 720 रुपये का इजाफा होगा अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। बिलासपुर और दिल्ली के बीच 31 अक्टूबर से सीधी उड़ान सुविधा सेवा प्रारंभ हो रही है। सप्ताह में 3 दिन एलायंस एयर की फ्लाइट चलने वाली है। 2 घंटे 5 मिनट में ये पूरा सफ़र तय किया जाएगा। बिलासपुर से लेकर नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा 31 अक्टूबर से शुरू हो रही है। 5 दिन के ट्रायल में अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद एलायंस एयर कंपनी ने इसे विंटर शेड्यूल में शामिल कर लिया है। अब सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दिल्ली के लिए सीधे उड़ान सुविधा की सेवा मिलने वाली है। एलायंस एयर कंपनी ने 5 से लेकर 8 अक्टूबर तक बिलासपुर दिल्ली की सीधी फ्लाइट के लिए ट्रायल शुरू किया था। इसे लेकर स्थानीय लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई थी। बावजूद इसके महज 5 दिन के ट्रायल में ही कंपनी को बेहतर रिस्पांस मिला और ज़्यादातर सीटें फुल रहीं। एलायंस एयर कंपनी ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए नई उड़ान को विंटर शेड्यूल में शामिल किया है।
आचार संहिता लगने के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है, जहां 200 बदमाश यहां पर दबोचे गए हैं। चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही पुलिस अब एक्शन मोड में है। आचार संहिता लगने के दूसरे दिन पुलिस एंटी क्राइम्स एंड साइबर यूनिट यानी कि ACCU की टीम ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चला करके 200 से ज़्यादा गुंडे और बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार बदमाशों में चाकूबाजी और अन्य घटनाओं में शामिल 7 साल से लेकर के ज़्यादा समय से फरार बदमाश भी शामिल हैं। पुलिस ने बुधवार को बदमाशों को धरपकड़ अभियान चालू रखा, जहां शांतिपूर्ण चुनाव कराने पुलिस अभियान को सतत जारी रखने की बात भी कही जा रही है। पुलिस के मुताबिक आचार संहिता लगने के दूसरे दिन से ही बदमाशों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 193 स्थायी वारंटियों को भी पकड़ा गया है। पकड़े गए वारंटियों में 7 साल से लंबे समय से फरार चल रहे 15 वारंटियों को भी पकड़ा गया है। 2 रुपये से लेकर के 8 रुपये प्रति किलो पर अब टमाटर आ गया है। दरअसल बलरामपुर में 4 रुपये प्रति किलो पर टमाटर बिकने की वजह से किसानों ने परेशान होकर अपना जो टमाटर का फसल है सड़क पर ही फेंक दिया। कहा इनकी लागत भी अब नहीं निकल पा रही है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में बीते दिन टमाटर बेचने आए किसानों को टमाटर का थोक भाव 3 से 4 रुपये प्रति किलो मिला, जिससे निराश होकर किसानों ने अपना टमाटर सड़क पर ही फेंक दिया और चले गए। कुछ दिन पहले 200 रुपये प्रति किलो पर बिकने वाला टमाटर अब छत्तीसगढ़ में फुटकर में 7 से 8 रुपये प्रति किलो पर आ पहुंचा है। हालांकि थोक में यही टमाटर 3 से 4 रुपये प्रति किलो के बीच बिक रहा है। किसानों का कहना है कि टमाटर की जो कीमत मिल रही है उनसे उनकी लागत भी नहीं वसूल पा रहे हैं। इससे किसानों को 1 रुपये कमीशन भी देना पड़ता है। कमीशन काटने के बाद उन्हें 3 रुपये प्रति किलो की कीमत ही मिल पाती है। किसान मुकेश दास और सूरज धारकर ने बताया कि टमाटर लगाने के लिए बीज, खाद, दवा और मजदूरी जितने भी पैसे लगे हैं उसकी आधा लागत भी अब नहीं वसूल पा रहे हैं। खबर हेमचंद विश्वविद्यालय से, जहां पुनर्मूल्यांकन में अगर पास होते हैं तो इनकी पूरक परीक्षा की फीस वापस कर दी जाएगी। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय यानी कि दुर्ग यूनिवर्सिटी ने संबद्ध कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं। जो भी छात्र पूरक परीक्षा के लिए फीस के साथ आवेदन करेगा और पुनर्मूल्यांकन में पास हो जाएगा तो उनकी फीस अब विश्वविद्यालय प्रशासन वापस करने वाला है। इतना ही नहीं, अब विद्यार्थियों को परीक्षा में 12 अंकों का भारी भरकम रोल नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना में परिणामों में देरी हो रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पूरक परीक्षा के लिए भी सशुल्क आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट्स पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना में पास हो जाता है तो उसकी पूरक परीक्षा के लिए जमा की गई फीस लैप्स नहीं होगी। विश्वविद्यालय ऐसे सभी विद्यार्थियों को उनकी फीस वापस करेगा। ये फीस 2 महीने के अंदर छात्र के खाते में वापस कर दी जाएगी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के 229 स्टेशनों पर ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली तकरीबन 100 ट्रेनें ऐसे हैं जो इसकी वजह से प्रभावित हैं। रेलवे ने 10 दिन बाद यहां पर अपना आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली तकरीबन 100 ट्रेनों के समय में रेलवे ने आंशिक रूप से बदलाव कर दिया है। इसमें अप और डाउन दोनों गाड़ियाँ शामिल हैं। ये ट्रेनें अब 229 स्टेशनों पर बदले हुए समय में पहुँचेंगी और छूटने वाली हैं। खास बात यह है कि रेलवे ने 1 अक्टूबर से ही ट्रेनों के समय में बदलाव कर दिया था, लेकिन 10 दिन बाद इसे लेकर आदेश जारी किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से बताया गया है कि विभिन्न सेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा विकसित करते हुए समय में बदलाव किया गया है। दावा किया जा रहा है कि गाड़ियों के परिचालन में प्रस्थान से लेकर आगमन तक के समय में गति सीमा को बढ़ाया गया है। इसके बाद यात्रा में समय की बचत होगी। रेत घाट बंद है, फिर भी अवैध उत्खनन जारी है। कीमतें 7 गुना तक के लिए बढ़ाकर बेची जा रही हैं। दरअसल शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में अरपा नदी में एक भी रेत घाट को जिला प्रशासन ने ठेके पर उत्खनन की अनुमति नहीं दी है। खबर बिलासपुर से, लेकिन इधर माफिया अवैध उत्खनन में जुटे हुए हैं। शहर से लगे ग्राम कछार में रात में अवैध उत्खनन, डंप करने और सप्लाई का खेल अभी भी जारी है। जिन रेत घाटों को खनिज विभाग ने बंद कर दिया था उसे फिर से खोलकर अवैध उत्खनन
किया जा रहा है। खानापूर्ति की कार्यवाही के कारण रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। शहर से लगी ग्राम कछार में स्थित रेत घाट को खनिज विभाग ने 1 वर्ष पूर्व ही बंद कर दिया है, लेकिन रेत घाट मार्ग पर लोहे के पाइप लगाने के साथ साथ गर्डर भी लगाया गया था। साथ ही एक बोर्ड लगाकर रेत घाट से अवैध उत्खनन रोकने पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई थी। रेत माफियाओं ने बोर्ड को उखाड़ फेंकने के साथ ही गर्डर के बाजू से वाहन आने और जाने का रास्ता बना लिया है। यहीं से रात में रेत उत्खनन के साथ साथ कछार में डंप करने और रात में ही सप्लाई करने का खेल शुरू कर दिया गया है। और अब खबर भिलाई से आ रही है, जहां मां पार्वती की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। असामाजिक तत्वों के द्वारा वस्त्र निकाल करके फेंक दिए गए। भिलाई में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई। त्रिशूल उखाड़ करके यहां पर बदमाश अपने साथ ले गए। भिलाई में कैंप 2 में बीती रात को शिव पार्वती की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। मंदिर में पार्वती की मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ पाया गया। वहीं पास ही में मूर्ति के कपड़े भी उतार कर फेंके गए थे। अगले दिन सुबह घटना का पता चलने के बाद से लोग आक्रोशित हो गए और प्रदर्शन करने लगे। पुलिस लोगों को शांत करने की कोशिश करती नजर आई। संतोषी पारा की इस घटना के बाद महिलाओं ने दोबारा मूर्ति को वस्त्र पहनाया और घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के लोग सुबह से ही एकत्रित हो गए और हंगामा जारी है। ये आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे इलाके को छावनी में भी तब्दील किया गया है। चलती कार में आग लग गई। मामला जो है कुरूद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 30 में डांडेसरा गांव के पास अचानक से ये दुर्घटना घटी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक चलती कार में अचानक से भयानक से आग लग गई। कार में आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुरूद थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 के डांडेसरा गाँव के पास अचानक चलती कार में आग लग गई। कार में सवार 2 लोगों ने जैसे तैसे कूद करके अपनी जान बचाई और मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। त्योहारों पर आचार संहिता का प्रभाव अब देखने को मिलेगा, क्योंकि रात 10 बजे तक ही अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन लोगों के समितियों के द्वारा किया जा सकता है। दरअसल बात करें तो नवरात्रि और चुनाव के मद्देनज़र शांति समिति की बैठक बीते दिन थाना परिसर में आयोजित की गई, जिसमें आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए त्योहारों को आनंदपूर्वक मनाए जाने से लेकर के जुड़ी जानकारी दी गई। एसडीओपी पुष्पेंद्र नायक ने कहा कि इस बार नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के साथ साथ निर्वाचन का त्यौहार भी मनाया जाएगा, लेकिन आचार संहिता लागू होने पर इस बार त्योहारों के उल्लास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल कुछ नियमों के साथ ही हमें ये पर्व मनाना होगा। इन्होंने कहा कि पुलिस की नज़र में असामाजिक तत्वों पर है। आप भी ऐसे तत्वों पर अपनी कड़ी नज़र रखें। किसी भी गड़बड़ी की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे अवांछनीय तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा भी रात 10 बजे तक ही यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन करने की बातें कही गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट उतारे गए हैं मैदान में, उनके पास वकालत की डिग्री। केंद्रीय मंत्री और सांसद समेत 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जो केवल 12वीं पास, 21 ग्रेजुएट जबकि 17 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 85 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए हैं। बीजेपी की दोनों लिस्ट में प्रोफेशनल डिग्रीधारी ज़्यादातर नेताओं की वकालत की पढ़ाई है। लिस्ट में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और रायगढ़ सांसद गोमती साय समेत 15 ऐसे प्रत्याशी हैं जो 12वीं पास हैं। पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल समेत 6 प्रत्याशियों ने केवल 10वीं तक की पढ़ाई की है। इसी तरह 10 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पास वकालत की डिग्री है। प्रत्याशियों में 21 ग्रेजुएट और 17 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वहीं 4 डॉक्टर, 2 पूर्व IAS और 4 उम्मीदवारों के पास दूसरी प्रोफेशनल डिग्री है। बीजेपी के 2 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने 5वीं और 8वीं तक की पढ़ाई की है। रायपुर में नोनी जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्मृति कालरा ने कहा कि सेल्फ केयर ही सेल्फ डिफेंस होती है। यूनिसेफ के कार्यक्रम में गर्ल को यहां पर मोटिवेट किया गया। रायपुर में गर्ल सेफ्टी और लीडरशिप क्वालिटी को लेकर के 2 दिवसीय नोनी जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीते दिन के कार्यक्रम के समापन के मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री स्मृति कालरा शामिल हुई और इस दौरान एक्ट्रेस ने नोनी जोहार का नारा लगाया। 2 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में मेंटल हेल्थ, गर्ल राइट, यूथ लीडरशिप, सेल्फ डिफेंस जैसे सब्जेक्ट्स को लेकर के चर्चा की गई।
इस दौरान एक्ट्रेस स्मृति कालरा ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए युवाओं को हेल्दी लाइफस्टाइल के टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि हम सभी सोसाइटी का हिस्सा हैं। जिस तरह एक घर में हर सदस्य की अपनी एक भूमिका होती है, उसी तरह हमारा भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर के खबर है, जहां पर अब जो है 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट भी किया जा सकता है। दरअसल खबर है कि यहां प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अकाउंट खोलने वाले लोगों को कई बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि लोगों में इसकी सुविधाओं का जानकारी का अभाव होता है और ऐसी एक सुविधा ओवरड्राफ्ट की होती है। इस तरह के अकाउंट होल्डर के शर्तों के साथ 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। अहम बात यह है कि अकाउंट में जीरो बैलेंस रहने के बावजूद आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। एक फाइनेंशियल सुविधा ये होती है ओवरड्राफ्ट नामक, जिसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब उसमें पैसे ना हो। इसे ही ओवरड्राफ्ट कहा जाता है और प्रत्येक ग्राहक के लिए एक ओवरड्राफ्ट की सीमा तय की जाती है, जो कि उसके बैंक के साथ संबंधों पर निर्भर करती है। ग्राहक निर्धारित सीमा तक ही पैसा निकाल सकता है और यहाँ 10,000 रुपये तक की सुविधा दी जाती है। आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 11 उम्मीदवारों को विधानसभा सीटों से नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस सूची में आम आदमी पार्टी ने कुल 11 प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। पार्टी ने इससे पहले जो उम्मीदवारों की घोषणा की थी, उसकी पहली सूची 10 और दूसरी सूची में 12 प्रत्याशियों का नाम शामिल था। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी है।